Hi friends, welcome to Om Jaiswal Biology classes and we are ready to continue next part जो हमको देखना है टॉपिक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इस टॉपिक का हमको अभी तक हमने देखा है, देखिए ब्लड के कंपोनेंट हम देख रहे थे। वी नो दैट देयर इज अ प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड एंड इज द मैट्रिक्स एंड ऑल्सो वी स्टार्टेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने आरबीसी ऑलरेडी देख लिया है, डब्ल्यूबीसी ऑल्सो कंप्लीटेड, उसके टाइप्स हमने देख रखे। आज हम देखने वाले हैं थर्ड एलिमेंट जो कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स का थर्ड पार्ट है एंड दैट इज द थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट जो है इसको प्लेटलेट्स भी ऐसा भी बोला जाता है। देखिए हर ब्लड कॉर्पस्कुल को एक नाम मिलेगा आपको। एरिथ्रोसाइट जो थे वो थे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो थे उनको हमने ल्यूकोसाइट बोला है, थ्रोम्बोसाइट्स आर दी प्लेटलेट्स। सो एग्जैक्टली प्लेटलेट्स क्या है, एग्जैक्टली प्लेटलेट्स जो होते हैं एक किस तरह के स्ट्रक्चर है, तो ये हम देखेंगे। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि प्लेटलेट जो होते हैं कुछ इस तरह के दिखेंगे। ये इसकी डायग्राम आपके बुक में नहीं दिए है बट आप देख सकते हैं एक्चुअल में ये सेल नहीं होते। प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्लेटलेट्स को आप सेल मत समझना, ये गलती कभी मत करना। प्लेटलेट सेल नहीं, आरबीसी सेल है, डब्ल्यूबीसी भी सेल है, बट प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स। प्लेटलेट्स क्या है देखते हैं चलिए। सेल फ्रैगमेंट्स है वो, मतलब किसी सेल के निकले हुए छोटे छोटे पीसेस है। फ्रैगमेंट से, फ्रैगमेंट का मतलब होता है पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े हैं। ओके, किन सेल के हैं? प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट नाम के सेल होते हैं हमारे बोन मैरो में। तो मेगा कैरियोसाइट सेल के ही छोटे छोटे फ्रैगमेंट है। याद रखना, आपको पता है कि हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये दोनों भी बोन मैरो में बनते हैं, वैसे प्लेटलेट भी बोन मैरो में ही बन रहे हैं। मगर प्लेटलेट्स जो है तो ये बोन मैरो में के मेगा कैरियोसाइट नाम के सेल होते हैं बोन मैरो में, उसके छोटे छोटे पीसेस निकलते हैं टूटकर, वो होते हैं प्लेटलेट्स। ओके, सो फ्रेंड्स देखिए नंबर इनका 1.5 to 3.5 लाख पर एमएम क्यूब। 1 मिलीमीटर क्यूब में इतने सारे प्लेटलेट्स होते हैं। तो इनका नंबर याद रखना है आपको। रेगुलर सा शेप है इनका, कोई प्रॉपर इनको कलर भी नहीं है कोई खास ऐसा। न्यूक्लियस का तो सवाल ही नहीं आता क्योंकि ये सेल है ही नहीं, ये तो फ्रैगमेंट ऑफ सेल है। ओके, देन आफ्टर दैट प्लेटलेट्स के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे रिलीज सब्सटेंस, कहां पे, किस लिए? इन्वॉल्व इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड। मींस अगर कहीं आपको इंजुरी हो जाए, कहीं अगर मार लग जाए तो उस जगह पे ये प्लेटलेट एक केमिकल छोड़ेंगे जिसका नाम होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। अभी यहाँ पे नहीं है वो नाम, बट आगे आने वाला है आज के लेक्चर में। तो दे रिलीजेस सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। मान लीजिए हमारे उंगली को कोई मार लग गया तो उस जगह से ब्लड बाहर आएगा, तो उस ब्लड को बंद करने के लिए वहां पे खून जमना जरूरी है। ब्लड कोएगुलेशन और ब्लड क्लॉटिंग जिसको बोलते हैं इज इंपॉर्टेंट। सो प्लेटलेट वहां आएंगे हमारे इंजुरी की जगह पे और वहां पे सिक्रेट कर देंगे केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये सब्सटेंस का नाम याद रखना है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो जिससे ब्लड कोएगुलेशन होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट आफ्टर दैट रिडक्शन इन देयर नंबर कॉजेस क्लॉटिंग डिसऑर्डर। देखिए उनका नंबर अगर कम हो जाता है, किसी वजह से प्लेटलेट कम हो गए, हम सुनते हैं किसी बीमारी में प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, मतलब उसका खून नहीं जमेगा एंड दिस इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम। मान लीजिए अगर आपको मार लगता है और आपका खून नहीं जमता, एक पिन भी मार दे आपको, तो धीरे 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 बॉडी में से इतना ब्लड चला जाएगा कि डेथ हो सकती है। इसलिए ब्लड क्लॉटिंग होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, आज का पूरा लेक्चर हम इसी पे देखने वाले। कि मान लीजिए कि एक पानी की टंकी भरी हुई है जिसके अंदर 500 लीटर पानी समाया हुआ है, 500 लीटर, ठीक है। और आपको मालूम है हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है, तो यू नो दैट ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है एक एवरेज 5 लीटर के लगभग ब्लड हमारे बॉडी में होता है दोस्तों। तो मैं आपको कंपेयर करा रहा हूं इसलिए कि एक पानी की टंकी जिसमें 500 लीटर वाटर भरा है और एक ह्यूमन बॉडी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 लीटर ब्लड भरा हुआ है। तो दोनों को हम अगर कंपेरेटिवली आमने सामने रख दे और हम एक छोटी सी पिन ले ले या एक कील ले ले, उसको ठोक दे टंकी में पानी के। ऐसा मत करना, घर वाले पकड़ के मारेंगे आपको, बट पानी की टंकी में कील मार देंगे अगर आप, तो उसमें से धीरे धीरे पानी लीक होना शुरू हो जाएगा और लीकेज होते होते दोस्तों वो पानी की टंकी धीरे धीरे पूरी तरह से खाली हो जाएगी। 500 लीटर वाली टंकी कुछ घंटों में खाली हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको एक दूसरा पॉइंट बताता हूं यहां पर कि मान लीजिए कि अगर ह्यूमन बॉडी को भी हम वही कील मार दे, किसी बंदे को वही मारना नहीं है बट किसी को मार दे उसी कील से, तो उसके बॉडी में से 5 लीटर ब्लड निकलते निकलते पूरी बॉडी खाली हो जाएगी। ऐसा होता है क्या? तो नहीं, पानी की टंकी खाली हो जाती है सुबह से शाम तक,
मगर बॉडी में 5 लीटर ब्लड है सिर्फ, फिर भी खाली नहीं होता, क्योंकि थोड़ी ही देर में हमारा ब्लड जो है तो कोएगुलेट हो जाता है और जिस जगह पे हमको मार लगा है उस जगह पे लीकेज बंद हो जाता है, ऑटोमेटिक उस जगह को सील कर देगा। जैसे एमसील लगाते हैं ना लीकेज के ऊपर, तो वैसा हमारे जख्म पे एक नेचुरल एमसील बन जाएगा जिसको हम ब्लड क्लॉट बोलते हैं। अगर ये मान लो अगर ये ना हो, आपको एक पिन भी मार देना तो सुबह से शाम तक आपका पूरा ब्लड बह जाएगा, आप मर जाओगे। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, सब इनकी मेहरबानी है प्लेटलेट्स की। तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर अगर हो जाए तो ऐसा सीरियस मैटर हो सकता है, ब्लड क्लॉट ना होना। ओके फ्रेंड, उसके बाद अब हमको यही देखना है कि ब्लड क्लॉट होता कैसे है। आज हमको देखना है कि ब्लड क्लॉट में इन प्लेटलेट्स का क्या रोल है। यहाँ कई सारे नाम आएंगे, यहाँ पे पूरी एक प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपके एनसीईआरटी बुक में जहाँ पे प्लेटलेट का मैटर खत्म होता है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो तुरंत ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग का नहीं दिया है। उसके नेक्स्ट 1 या 2 पेज के बाद आपको वहां पे आएगा ब्लड कोएगुलेशन या ब्लड क्लॉटिंग। तो मैं डायरेक्ट आपको वो पार्ट बता रहा हूँ, बीच वाला पार्ट हम बाद में देखेंगे क्योंकि प्लेटलेट से जुड़कर है वो पार्ट, इसलिए हम पहले ब्लड क्लॉटिंग देखने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी बुक में आपको ढूंढने में आसानी होगी, इसलिए बताता हूँ। तुरंत जहां प्लेटलेट खत्म होते हैं उसके बाद नहीं मिलेगा आपको, 1-2 पेज के बाद में आपको ब्लड कोएगुलेशन से रिलेटेड पार्ट मिलने वाला है। तो फ्रेंड चलिए अब हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। दिस हेडिंग इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए एक बॉडी ऑर्गन ले लेते हैं हम। ये है देखिए उंगली है, हाँ। इस उंगली को अगर यहाँ स्क्रैच हो गया, यहाँ मार लगा, यहाँ कट हो गया, तो यहाँ से तुरंत ब्लड बाहर आने लगेगा। दोस्तों चलिए देखते हैं, इसकी उंगली को हम यहाँ पे थे काट देते हैं इस जगह पे, देखिए कट हो गया है और इसमें से निकल आएगा ब्लड। ये देखिए यहाँ पे ये ब्लड आ रहा है। ये तो नेचुरली ऐसा ही होना है, जब कभी मार लगेगा ना तो ये सिचुएशन आएगी बॉडी में, ठीक है। मगर ये कंटिन्यू कितना भी ब्लड नहीं बह जाएगा कि मर जाएंगे हम, तो तुरंत हमारे प्लेटलेट हरकत में आ जाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे इमीडिएटली इस जगह पे थ्रोम्बोसाइट दौड़े दौड़े आते हैं, एक्चुअली दौड़े आते हैं मतलब वो ब्लड में ही होते हैं वहां पर। तो ये है थ्रोम्बोसाइट, देखिए आगे, और ये केमिकल सिक्रेट करना शुरू कर देंगे जिसका नाम होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट कम्स एट द साइट ऑफ इंजुरी एंड दे स्टार्ट टू सीक्रेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। यू वांट टू रिमेंबर दिस नेम, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे ब्लड में ऑलरेडी कुछ केमिकल है, ऑलरेडी कुछ प्रोटीन है जो थोड़े से इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जो नॉर्मली हमारे ब्लड में होकर भी कुछ काम नहीं करते, पर जब जरूरत पड़ती है तो एक्टिव होते हैं। तो वैसे प्रोटीन का एक एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं, दैट इज द प्रोथ्रोम्बिन, जो कि इनएक्टिव है। ये प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव होता है, हमारे ब्लड में होता है, हमेशा होता है, अभी भी है, पर फिलहाल वो इनएक्टिव है। बट जैसे ही ये मार लग गया, हमको इंजरी हो गई, देन देयर विल बी थ्रोम्बोसाइट कम्स एंड सीक्रेट केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन आकर इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने वाला है। देखिए ये कैल्शियम की मदद से, कैल्शियम आयंस बहुत जरूरी है इसमें, याद रखना है आपको। देयर इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कैल्शियम आयंस। तो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर इसका इफेक्ट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे और एक एंजाइम काम कर रहा है, थ्रोम्बोकाइनेज। देखिए नाम याद रखना है आपको, थ्रोम्बोकाइनेज। ये इतने लोग लगते हैं इसको जगाने, ये बेचारा सो रहा है, इनएक्टिव है, इसको भाई एक्टिवेट हो जा भाई, उठ जा, इतना बड़ा मार लग गया, ब्लड जा रहा है, इसलिए ये दौड़ा दौड़ा आया थ्रोम्बोप्लास्टिन, इधर से आ गया थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, ये कैल्शियम भी आ गया, आयंस सब मिलके इसको जगाते हैं, भाई उठ जा और लग जा काम पे। तो प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन हो जाता है एक्टिव मटेरियल में और इसका बन जाता है थ्रोम्बिन। देखिए थ्रोम्बिन बन गया, प्रोथ्रोम्बिन था जब इनएक्टिव था तो अब एक्टिव बन गया, तो इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन इज द एक्टिव मटेरियल। अब थ्रोम्बिन हरकत में आ जाएगा, काम शुरू कर देगा, सबको मिलके ये रोकना है बस। सबका एम क्या है, पूरी प्रोसेस हो किस लिए रही है, टू स्टॉप दिस ब्लड कोएगुलेशन। तो भाई थ्रोम्बिन आ जाएगा वर्किंग में, तो थ्रोम्बिन तो तुरंत जाके अपना काम शुरू करेगा। मगर क्या करेगा, देखिए आपको याद होगा हमारे ब्लड में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज द फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। इसमें से याद कीजिए कौन सा है जो ब्लड कोएगुलेशन में मदद करता है, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा फाइब्रिनोजेन होता है। तो फाइब्रिनोजेन तो आपको याद करना होगा कि फाइब्रिनोजेन हमारे ब्लड में ब्लड कोएगुलेट करता है, तो थ्रोम्बिन जाएगा अभी और उस फाइब्रिनोजेन पे असर करेगा। मगर फाइब्रिनोजेन इनसोल्यूबल है फिलहाल। फाइब्रिनोजेन जो है वो फाइब्रिनोजेन जो है वो सोल्यूबल है, हमारे ब्लड में डिसॉल्व हुआ है, घुले वाला है, हमेशा होता है। जब ये सोल्यूबल होता है ना तो कुछ काम का नहीं है। बट जैसे ही थ्रोम्बिन इसके कांटेक्ट में आता है दोस्तों, तो थ्रोम्बिन की वजह से फाइब्रिनोजेन इनसोल्यूबल है, तो ये फाइब्रिनोजेन सोल्यूबल है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में, जो कि इंसोल्यूबल है। फाइब्रिन इंसोल्यूबल प्रोटीन है। देखिए
अब ये फाइब्रिनोजिन लिक्विड है, घुला हुआ है ब्लड मेंबर, जैसे ही वो इंसोल्यूबल होगा ड्यू टू इफेक्ट ऑफ थ्रोम्बिन, तो हार्ड ऐसे स्टिकी ऐसे उसके फाइबर्स बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी स्टिकी मटेरियल ले लीजिए आप, कोई गोंद ले लीजिए, ऐसे उंगली पे लगा के देखिए, स्टिकी से फाइबर्स आते हैं उसमें। या आप देखिए मकड़ी का जाला कैसे होता है, तो वैसा एक फाइबर्स का स्ट्रक्चर बनने लगता है ये फाइब्रिन की वजह से। कहाँ पे बनता है? इंजुरी की जगह पे, जहां इंजुरी हुई है ना, तो उस जगह पे जहां मार लगा है उस जगह पे बारीक 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 फाइबर्स का एक नेटवर्क बन जाता है, बारीक ऐसा एक जाल बन जाता है। और अंदर से बाहर आने वाला ब्लड जो है ना, तो उसके वो जाल में से बाहर आने लगता है। फिर पूरा इस जगह पे एक माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो बारीक ऐसा मकड़ी के जाले जैसा आपको एक जाला नजर आएगा, जो फाइब्रिन के फाइबर्स से बना है दोस्तों। फिर उस जाले में अटकते चलेंगे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, उसमें फंसने लगेंगे और धीरे 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 वो इतने फंस जाएंगे उसमें कि वो पूरी जगह जो है ना ब्लॉक हो जाएगी। जैसे किसी बहते हुए पानी में आप अगर जाल लगा देना, तो उस जाल में आके कुछ भी कचरा अटक जाएगा, लकड़ी अटक जाएगी, पत्ते अटक जाएंगे और धीरे धीरे वो जगह ब्लॉक कर देंगे और पानी बहना बंद हो जाएगा। तो वैसी ही प्रोसेस होगी यहाँ। फाइब्रिनोजिन फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ फाइबर्स, और ये फाइब्रिन का जो नेटवर्क बनेगा दोस्तों, तो उसमें हमारे ब्लड कॉर्पस्कल्स आके फंसने लगेंगे और फंसते फंसते ये जगह पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे और धीरे धीरे करके वहां पे एक डार्क ब्राउन कलर का स्कम बन जाएगा, SCUM, स्कम। स्कम का मतलब हमारे जख्म पे जो खपली आती है डार्क कलर की, ब्राउन कलर की, तो एक पतला सा पपड़ी जैसा लेयर बनता है, उसको स्कम ऐसा बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में नाम मिलेगा स्कम। तो ये स्कम बन जाएगा एंड एज अ रिजल्ट वहां पे अगर आप देखेंगे तो दोस्तों वो जगह पूरी ब्लॉक हो जाएगी। एक एमसिल लगाने के बाद जैसा कड़क बन जाता है ना लेयर, वैसा हो जाएगा इस जगह पे और खून बहना रुक जाएगा। तो एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं आपके एनसीईआरटी बुक में का, देखिए यहाँ पे क्या होता है, फाइब्रिन क्या करता है। देखिए फाइब्रिन के फाइबर्स फॉर्म्स अ नेटवर्क, ठीक है, एट द इंजुरी इन विच ब्लड कॉर्पस्कल्स एनमेश। एनमेश होना मतलब फंस जाना, अटक जाना, जाले में फंस जाना, एनमेश एंड ब्लड कोएगुलेट्स, तो वो जगह सील हो जाएगी, उस जगह से ब्लड बाहर आना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, और वो सीलन वाली जो उसके ऊपर ऐसी लेयर बन जाएगी ना एक सीलिंग करने वाली, तो वो उस जगह से ब्लड तो नहीं आएगा, मगर उस लेयर के नीचे सेल डिवीजन होके ये पूरी जो कट बैठा है ना उंगली को, ये पूरा रिपेयर हो जाएगा, नए सेल बन जाएंगे। और जब पूरा सेल डिवीजन होके नई स्किन बन जाएगी ना, तो ऊपर वाला वो जो स्कम है वो निकल के गिर जाएगा। उसको कभी भी जानबूझ के निकालना नहीं है, नहीं तो जख्म ज्यादा गहरा हो जाएगा, खराब हो जाएगी सब उंगली आपकी। तो मालूम रहने दीजिए आपको ये सब प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। मैं शॉर्ट में एक बार फिर समझा देता हूँ। एट द साइट ऑफ इंजुरी, whenever blood is releases, then thrombocyte comes and secrete thromboplastin. This thromboplastin shows effect on prothrombin, which is the inactive protein present in our blood always. But thromboplastin आने के बाद ये prothrombin को एक्टिव बनाएगा with the help of enzyme thrombokinase and calcium ions. When thrombin becomes, then thrombin is the active material. थ्रोम्बिन दौड़ा दौड़ा जाएगा और फाइब्रिनोजिन जो इनसोल्यूबल बैठा था उसको सोल्यूबल फॉर्म में कर, फाइब्रिनोजिन जो सोल्यूबल बैठा था उसको सोल्यूबल फाइब्रिन बना देगा, इनसोल्यूबल फाइब्रिन बना देगा। यार कैसा हो रहा है देखिए, फाइब्रिनोजिन जो सोल्यूबल था उसको इनसोल्यूबल फाइब्रिन बना देगा ना, राइट। तो ये फाइबर्स बनेंगे फाइब्रिन के, नेटवर्क बना देंगे जख्म पे, और उस नेटवर्क में आके ब्लड कॉर्पस्कल्स एनमेश होंगे, अटक जाएंगे और पूरी जगह को ब्लॉक कर देंगे। दैट इज द ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस कंप्लीटेड। सो फ्रेंड, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, ऐसा कोई चार्ट आपके एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं है, ये पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिया है। तो आप उसको देखिए, जाइए रीड कीजिए, ये चार्ट सामने रखिए, इसको ड्रॉ कीजिए आपके नोटबुक में, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस। और एक बात बताता हूं आपको दोस्तों कि कई सारी बातें जो आपके बुक में डिस्क्रिप्शन फॉर्म में दिए वाली होती है, उसको मैं थोड़ा सा आपको मैप बना के देता हूँ, चार्ट बना के देता हूँ, फ्लो चार्ट बना के देता हूँ, तो इनको याद रखने में आसानी होती है। इसको ड्रॉ कर लीजिए आपके बुक में और इसको बार बार बिना देखे ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको हमेशा के लिए ये पार्ट याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड, चलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, पूरा पार्ट अच्छे से देखिए, रीड कीजिए, कोई भी दिक्कत है तो मेरे से संपर्क कीजिए फ्रेंड्स। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स, गुड डे।